पार्ट में ये एक सेक्शन है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और हाईली टेस्टेबल है, हाईली आस्केबल है इन योर इंटरव्यू। उसी से हम स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है सेक्शन 147। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 147। जी फहीम साहब, क्या इशू आ रहा है? क्लियर है? अब चलते हैं ये है तो क्लियर है बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा पीछे कर ले फहीम साहब, ये ना ये इसको अच्छा ये बहुत बिल्कुल ऊपर है। आप यहाँ रखिए और इसको कुछ। हाँ जी जी प्लीज़। ओके जी। सो मैं अर्ज़ कर रहा था इसको भी फ़ैन को भी बंद कर दें। सेक्शन 147 ये किसको डील करते हैं? सेक्शन 147 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मस्ट है कि आपसे ये टेस्ट किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि एडवांस टैक्स क्या होता है। तो एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 के बारे में हमें बताएं। एक होता है ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स, चैप्टर 12 में जाके पढ़ेंगे, जो कि जैसे 236A है, फिर C है, 236C है, A, 236C, 236K, 236Y, 236I, ये सारे के सारे चैप्टर 12 में डिस्कस हैं। तो इनकी हेडिंग है ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स। ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स ट्रांजैक्शंस के ऊपर हो रहा होता है ये। तो ये थोड़ा डिफरेंट है और एडवांस इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 147 जो है वो डिफरेंट है। तो हम एडवांस इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 147 उसको डिस्कस करेंगे। तो ये होता क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या ये सिर्फ लाइक माली साल टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ करंट 1 जुलाई 2023 और एंड होगा 30 जून 2024, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और जो लोग 30 जून को जब साल एंड होगा इसके बाद इन्होंने रिटर्न फाइल करनी होगी और रिटर्न फाइल करनी होगी इस डेट तक, और जब रिटर्न फाइल करनी होगी तो आप अपना टैक्स जो है वो पहले पे करेंगे वॉलंटरली, उसके बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 137 वो आप टैक्स पे करेंगे और फिर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कुछ ऐसे बहुत आवाजें नहीं आ रही। हाँ, और मैं तो पढ़ाई जा रहा हूँ लेकिन आपको मेरे ख्याल से डिस्टर्बेंस होती होगी, है कि नहीं है? गुजारा हो रहा है थोड़ा सा। हाँ चले, मैं ना एक सेकंड के लिए आया उनको रिक्वेस्ट करके।
अच्छा, आज हमने रख ली क्लास थोड़ी अर्ली, तो उसकी वजह से भी थोड़ा ना, क्योंकि ये फाइल, हाँ क्लाइंट इमिग्रेशन का काम बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो ये हमारे जो कोकर साहब हैं, इन्होंने ये सारा छोड़ के ना इमिग्रेशन पे लग गए, और उसमें देखिए जिसमें मार्केट में गैप होता है लोग वो काम स्टार्ट करते हैं, और ये बड़ा उनका ज़बरदस्त चल रहा है। तो हाँ ऐसे ही करेंगे, ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। आज मैंने कहा चलो घर टाइम पे जाते हैं, कल मैं और फैमिली सियालकोट से सारा दिन, तो सियालकोट से थके हुए हम आए। अच्छा, तो ये मैं आपको ये बता रहा था कि गवर्नमेंट को क्या सिर्फ इसी डेट को रेवेन्यू की ज़रूरत होती है? सारा साल गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस करने होते हैं, तो जब सारा साल एक्सपेंसेस करने हैं तो सारा साल रेवेन्यू भी तो चाहिए ना, पैसे होंगे तो खर्च किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया सेक्शन 147 में कि जनाब आप एडवांस में टैक्स दिया करें, कि साल के एंड पे जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी होनी है ना, वो ये नहीं है कि साल एंड हो तो आप आ जाएं और कहें जी हमारी टैक्स की लायबिलिटी ये है और हम पे कर देते हैं। पूरा साल पहले 11 महीने हैं, वो कहाँ से गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसलिए सेक्शन 147 इसके थ्रू गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म डेवलप किया कि हाँ हम आपसे टैक्स लेते हैं, और टैक्स का तरीकाकार कुछ इस तरह से बना लेते हैं। अब जो अब टैक्स पे करना है एडवांस में, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? कौन से वो बंदे होंगे जो एडवांस में टैक्स पे करेंगे, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। और क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसमें कुछ फार्मूले भी दिए हुए हैं, तो वो क्या तरीकाकार होगा? तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये सेक्शन 147 जो टैक्स की लायबिलिटी बना रहा है ना, ये क्वार्टरली बेसिस पे। कैसे है? क्वार्टरली बेसिस पे। पहला क्वार्टर कब शुरू होता है और एंड कब होगा? दूसरा क्वार्टर कब शुरू हुआ, कब एंड होगा? तीसरा क्वार्टर कब शुरू हुआ या होगा, कब एंड होगा? मार्च 31 का होता है, 30 का होता है? 31 का। चौथा क्वार्टर कब शुरू होगा? कब एंड होगा? तो भाई वो बता रहा है कि कुछ इस तरह से हमने बना लिए हैं क्वार्टर, हर क्वार्टर का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और इंडिविजुअल जब इस क्वार्टर का एस्टिमेट किया करेगा और 15 फिर ये 15 डेट देखो इंडिविजुअल के लिए यही लिखी हुई है। यस सर। 15 तो भाई उन्होंने कहा मैं आपको जैसे तरीका बताता हूँ वो हम आपको बता देते हैं कि तरीकाकार कैसे होना है। अलबत्ता इस क्वार्टर का एडवांस टैक्स जो हम आपको एक प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। अगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर है तो वो इस क्वार्टर का जो एडवांस टैक्स है अंडर सेक्शन 147 इस डेट को जमा करवाएगा। सेकंड क्वार्टर का टैक्स अंडर सेक्शन 147 इस डेट को जमा करवाएगा। थर्ड क्वार्टर का टैक्स अंडर सेक्शन 147 इस डेट को जमा करवाएगा। और फोर्थ क्वार्टर का टैक्स अंडर सेक्शन 147 15/3/2023 को जमा करवा देंगे। हाँ ये सॉरी ये जून है तो यहाँ जून लिखेंगे। तो इस तरह करके अगर यही टैक्स पेयर अगर इंडिविजुअल ना होता, अगर ये एओपी होती या कंपनी होती तो फिर क्या होता? कवर हो रहा है इसमें? आपके पास आ रहे हैं यहाँ?
इधर भी आ रहे हैं ये वाला, तो फिर भाई 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है जी, 25 25 12 25 3 और 25 सॉरी एंड वाला 15 होना चाहिए, 15 6 2024। तो कुछ इस तरह से फिर उसका जो टैक्स है वो इंडिविजुअल इस तरह जमा करवाएंगे हर क्वार्टर के हिसाब से, एओपी और कंपनी हर क्वार्टर के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे जमा करवाएंगे। सही हो गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि कौन कब जमा करवाएंगे, कैलकुलेशन कैसे होगी, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। कैलकुलेशन कैसे होगी और कौन पे करेगा। अगर हम सेक्शन इसका सब सेट ये मैं खत्म कर रहा हूं, तो 4 क्वार्टर हो गए थे मेरे ये वाले। अब इनकम जो है ना, इनकम के अकॉर्डिंगली टैक्स होगा। इनकम कौन कौन सी होती है? एक इनकम होती है सेक्शन 5 के अंडर, एक होती है सेक्शन 6 के अंदर और एक होती है सेक्शन 7 के अंदर। अगर ये इंडिविजुअल और एओपी ये वाली इनकम कमा रहे होंगे तो इस वाली इनकम पे एडवांस टैक्स नहीं होगा। अब आपकी ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये वाली इनकम कौन सी है? तो सेक्शन 5 वाली आई बिलीव डिविडेंड है, सेक्शन 6 जो है सर्टन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, और 7 ये जो इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट है, ये भी ये शिप ओनर और एयरक्राफ्ट ओनर दोनों की है, रेजिडेंट भी है इसमें। सर इसमें शिपिंग जो है ना वो रेजिडेंट भी जो है ना वो ये भी नहीं 7 की सिर्फ मैं बात कर, 7 में जो है ना नॉन रेजिडेंट की है ना, यही मैं कह रहा हूँ। रेजिडेंट जो है वो उसको क्यों निकाल रहे हैं? इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिप ओनर ऑब्लिक एयरक्राफ्ट ओनर। तो मोहतरम ऐसी इनकम जो कि इन तरीकों से आ रही है उसके ऊपर एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होगा अंडर सेक्शन 147। सही हो गया। और कहाँ अप्लाई नहीं होगा जी? जी बताएं। इसमें ऐसा इंडिविजुअल जो कि सैलरी कमा रहा है, ऐसा इंडिविजुअल जो कि सैलरी कमा रहा है और सैलरी के ऊपर चले को नहीं आए करते हैं। अब मैंने इसके बाद बुक डील करनी है ना, तो बुक में फिर मैं जो कुछ चीज़ें कमियां रह रही उसको करेक्ट कर दूंगा ना, तो कोई रह तो नहीं गया तो उसको मैं देख लूँगा। तो दूसरा सेक्शन 49 में जो बंदा इनकम अर्न कर रहा है ना, तो उसके ऊपर ये वाला सेक्शन 147 का एडवांस इनकम टैक्स नहीं होता। इससे इसका मतलब है ये बिजनेस वाले बंदे देते हैं, सैलरी वाले को उसने निकाल दिया इससे, क्योंकि सैलरी वाला तो टैक्स पे कर रहा होता है अंडर सेक्शन 149। और तीसरा सेक्शन 168, सेक्शन 168 में ना अगर हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हमने सेक्शन 149 से लेकर 156A तक कुछ विदहोल्डिंग की थी, हमने विदहोल्डिंग को पढ़ा था, और इनमें से विदहोल्डिंग जो थी कुछ एडजस्टेबल थी कुछ नॉन एडजस्टेबल थी, मीन FTR थी। कहता है कि तमाम वो इनकम जो कि FTR वाली है ना, जहाँ जहाँ पे FTR वाली इनकम होगी उसमें भी एडवांस टैक्स जो है वो नहीं अप्लाई होगा, वहाँ पे इसकी उस इनकम पे भी एडवांस टैक्स नहीं दिया जाएगा अंडर सेक्शन 147। मैं रिपीट करता हूँ, सेक्शन 147 कहता है हर बंदे ने एडवांस टैक्स देना है अंडर सेक्शन 147, लेकिन कुछ ने नहीं देना। किन्होंने नहीं देना?
ऐसे बंदे जो इनकम कमा रहे हैं सेक्शन 5 में, सेक्शन 6 में और सेक्शन 7 में। सेक्शन 5 डिविडेंड हो गया, सेक्शन 6 सर्टन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट हो गया, और सेक्शन 7 नॉन रेजिडेंट की जो एयरक्राफ्ट और शिप से इनकम आ रही है। तो ये निकल गए। फिर क्या निकला बाहर जिसने नहीं देना एडवांस टैक्स? ऐसा बंदा जो नौकरी करता है और नौकरी करते हुए उसका एम्प्लॉयर जिसके पास वो नौकरी करता है वो सेक्शन 149 में तनख्वाह देते हुए विथहोल्डिंग कर लेता है, वो भी निकल गया बाहर। और तीसरा सेक्शन 168 में जिसको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, जिसको नहीं, जो FTR वाली इनकम है, तो ये निकल गए। बाकी बच गए, बाकी जितने भी बच गए सब ने एडवांस इनकम टैक्स देना है अंडर सेक्शन 147। कैसे, कब कब देना है? पहला क्वार्टर का मैंने लिख दिया था, दूसरे क्वार्टर का लिख दिया, तीसरे का और चौथे का। ये हो गया क्लियर। अच्छा, फिर एक और भी इसने एक मेजर एक्सक्लूजन दी कि भाई इसके अलावा बाकी इनकम पे देना है, लेकिन अगर वो इनकम 10 लाख या इससे कम है तो उसने भी नहीं देना। इंडिविजुअल, ऐसा इंडिविजुअल जिसकी इनकम कितनी है, 10 लाख या इससे कम, तो जनाब वो भी निकल गया। इंडिविजुअल जिसकी इनकम, कौन सी इनकम, ये इनके अलावा वो लेस देन है 1 मिलियन, 1 मिलियन है, वो भी निकल गया, वो भी आउट हो गया जी। तो बाकी जितने भी है ना मोहतरम, वो सब के सब ने टैक्स देना है। कौन सा टैक्स? एडवांस टैक्स। अब ये आप अपने पास नोट कर लेंगे कौन से निकल गए हैं, बाकी सब ने देना है। कब देना है ये भी पता चल गया, कैलकुलेट कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन कैसे होगी। इंडिविजुअल का फार्मूला क्या लिखा हुआ है जी, बताएं। इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला A डिवाइडेड बाय 4 माइनस B। इंडिविजुअल का ये वाला टैक्स मालूम करने का फार्मूला है A डिवाइडेड बाय 4 माइनस B। हाँ चले ब्रैकेट्स कर लें या ऐसे लिख लें, चलो ब्रैकेट को मैं डाल देता हूँ, ये लो सही है। इस तरीके से अब A क्या है, पिछले साल जो टैक्स दिया यही लिखा हुआ है जी, जो पिछले साल टैक्स दिया, पिछले साल जो टैक्स दिया A पिछले साल जो टैक्स दिया डिवाइडेड बाय 4 माइनस B। इस साल में अगर आपने कोई एडवांस इनकम टैक्स कोई और पे कर दिया, अब ये कोई और कौन सा हो सकता है? ये आपने गाड़ी खरीदी हो, गाड़ी को रजिस्टर करवाया हो, 231(b) का टैक्स दे दिया हो, आपने गाड़ी का टोकन सालाना पे किया हो, उस पर टैक्स दे दिया हो, आपने बिजली का मीटर लगाया हुआ है, आपका सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बिल आ रहा है, वहाँ पे यूटिलिटी बिल की वजह से आपका कोई टैक्स बन गया हो, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, तो बेचते हुए कोई एडवांस में इनकम टैक्स दे दिया हो, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो खरीदते हुए एडवांस में इनकम टैक्स दे दिया हो, आपने नीलामी एक्शन के ऊपर अगर कोई खरीदारी किया उस पर टैक्स दे दिया हो, आपने फॉरेन कोई पेमेंट की है, आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से, जैसे मैं जूम एप्लीकेशन की करता हूँ, टैक्स दे दिया हो, तो अगर इस तरह के टैक्स दे दिए हैं तो भाईजान ये टैक्स निकल रहा है हर क्वार्टर का, पूरे अब लिखते हैं पहला क्वार्टर,
कितना टैक्स देना है जी? पहला क्वार्टर एंड हो रहा है जी 30/9 को एंड हुआ था और इस डेट को टैक्स पे करना है। आप क्या करेंगे, पिछले साल का टैक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस अगर इनमें से कोई दिया हुआ है तो जितना बचेगा चालान बनाएंगे, इस डेट को पे कर देंगे। इसी तरह सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो इस तरह करके जनाब आप अपनी कंप्लायंस करते जाएंगे। ये मैंने मोटी मोटी बात बताई है, अभी मैंने पॉइंट टू पॉइंट वर्ड बाय वर्ड आपको उसको सामने रख के फिर बताना है। तो ये हाँ, अगर आपने 15 कोई और पे कर दिया होगा तो वो अभी एडजस्ट नहीं किया होगा ना अगले क्वार्टर में, तो उसकी एडजस्टमेंट अगले में ले लेंगे। इसी तरह थर्ड, क्योंकि जिस डेट को पे करना है उस डेट पे ही क्वार्टर का है, तो ये क्वार्टर, लेकिन पेमेंट किस डेट को हो रही है इसको, तो जब तक ये वाली एडजस्टमेंट वहीं पे जाएगी उससे आगे तो नहीं निकल सकती। तो जो नहीं किया होगा वो अगले में एडजस्ट हो जाएगा, फिर उससे अगले और उससे अगले। सही हो गया? तो ये हो गया। अब मुझे फार्मूला बताएं, इंडिविजुअल और एओपी पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? सॉरी, कंपनी और एओपी ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर सी ब्रैकेट्स बंद माइनस डी। तो ये जी आ गया। अब यहाँ पे ए क्या है? टर्नओवर। अब टर्नओवर आम अल्फाज में जितने सेल की या जितने पैसे कमाए, टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय बी पिछले साल का टैक्स, सी पिछले साल का टर्नओवर। टर्नओवर ये जी तो पिछले साल का, पिछला साल में पिछला साल कही जा रहा हूं, टैक्स ईयर अभी 2024 चल रहा है, इस क्वार्टर में जो एंड हुआ इसका मतलब है 2023 में जो टर्नओवर था और 2023 में जो टैक्स दिया था, 2023 का जो टैक्स दिया था, 2023 का टर्नओवर, इससे वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकल आता है ऑन टर्नओवर। इससे क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन टर्नओवर निकलता है। तो पिछले साल के टर्नओवर के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स निकल आया, मल्टीप्लाई बाय आपके क्वार्टर का टर्नओवर। क्वार्टर के टर्नओवर से ये निकला तो आपका क्वार्टर का वो निकल गया कि एडवांस में 147 कितना देना है, माइनस डी, वही जो मैंने पिछले में बताया। डी वही ये कांस्टेंट जो पिछले में बता दिया कि भाईजान अगर आपने कोई भी एडजस्टेबल टैक्स पे किया हुआ है तो उसकी एडजस्टमेंट ले लें। तो मोहतरम इस तरह करके आप सेक्शन 147, ये हो नहीं सकता कि आप जितने मेरे स्टूडेंट हैं किसी ना किसी से ये सेक्शन 147 के बारे में ना पूछा जाए। क्यों पूछा जाएगा? जो अफसर इंटरव्यू लेने आएगा वो प्रैक्टिस करता है इससे, वो हर क्वार्टर के बाद वो नोटिस कर रहा होता है, और नोटिस ऑटोमेटिकली जा रहे होते हैं कि भाईजान एडवांस टैक्स नहीं आया है आपका, डेट गुजर गई है, भेजा नहीं आपने। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो कैलकुलेशन करवा के और वो आपसे पूछेगा कि आपको 147 का एडवांस टैक्स का पता है, ये क्या होता है? फिर आप कहेंगे जी सर मुझे पता है, कि जो कि हर टैक्स पेयर देता है एडवांस में टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंट से सिर्फ साल के एंड पे खर्चे करने होते हैं, साल के दौरान उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को मीट करना होता है। तो इसमें हर क्वार्टर के हिसाब से सर टैक्स होता है, और साल में 4 क्वार्टर हैं। पहला क्वार्टर एंड होता है 30 सितंबर को, दूसरा क्वार्टर एंड होता है 31 दिसंबर को, तीसरा क्वार्टर सर एंड होता है 31 मार्च को, और आखिरी क्वार्टर एंड होता है साल का 30 जून को। तो सर पहले क्वार्टर का अगर इंडिविजुअल है तो वो 15 सितंबर को टैक्स पे कर देगा एडवांस का, दूसरे क्वार्टर का वो 15 दिसंबर को कर देगा, तीसरे का सर 15 मार्च को कर देगा, और चौथे का 15 जून को कर देगा। सर टैक्स पेयर की जैसे दूसरी किस्में भी होती हैं, इंडिविजुअल और एओपी,
अगर वो होंगे तो क्वार्टर तो सर 4 ही रहेंगे, लेकिन डेट ऑफ पेमेंट थोड़ी चेंज है उनकी। पहले क्वार्टर का इंडिविजुअल और एओपी 25 को करेंगे सितंबर की, दूसरे क्वार्टर का 25 दिसंबर की, तीसरे क्वार्टर का 25 मार्च की, और चौथे क्वार्टर का सर वो 15 जून को कर देगा। सर अभी फार्मूला क्या है? तो इंडिविजुअल के लिए तो बड़ा सिंपल है सर, कि पिछले साल का टैक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस जो एडवांस टैक्स पे कर दिया अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और जो सर इंडिविजुअल और कंपनी है उसके लिए है कि क्वार्टर का टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय पिछले साल जो टैक्स दिया है डिवाइडेड बाय पिछले साल का पूरा टर्नओवर, और इनमें से सर फिर माइनस फिर डी कर देना है, जो कि अगर एडवांस में कोई टैक्स पे कर दिया हुआ है तो सर बाकी अमाउंट क्वार्टर के हिसाब से सर पे होती जाएगी। अब इसको मैं मुकम्मल ना करूं कि ये मैं पहले आपको, ये तो मैं था जो कि मैंने अपनी मेमोरी पर रिलाई करते हुए आपको एक आसान तरीके से बताया। अब इसकी जाते हैं निटी ग्रिटीज पे, और निटी ग्रिटीज को मैं डिस्कस करता हूं जो पॉइंट मिस हो गए। तो मैंने ये आपको क्लास के शुरू में बता दिया कि किन को एक्सक्लूड करना है। अगर वो कह देता है कि अच्छा बच्चे 147 तो तुमने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया, अब मुझे बता दो किसने नहीं देना, कौन सी इनकम जो है जो कि एक्सक्लूड कर दी जाती है एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करते हुए, तो बताओ किसको कौन सी इनकम एक्सक्लूड हो जाती है एडवांस टैक्स? नहीं आप नहीं, कौन सी? सर वहां पे सर सेक्शन 5 डिविडेंड, सेक्शन 5 डिविडेंड सर, सेक्शन 6 सर, सेक्शन 7 नॉन रेजिडेंट को एयरक्राफ्ट और शिप इनकम। अच्छा यही बस, इसके अलावा सेक्शन 149 डिडक्शन होती है, वो किसी ने सेक्शन 149 की पेमेंट की हुई है तो वो वाली इनकम भी निकल जाएगी। और सर और फाइनल टैक्स रजीम वाली इनकम जो कि 161 में लिखा हुआ है नॉन एडजस्टेबल, जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और सेक्शन 168 सर और एक ऐसा इंडिविजुअल जो कोई कमा बिजनेस इनकम रहा है लेकिन उसकी 10 लाख से कम, उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 10 लाख से या 1 मिलियन से कम है। तो सर ये 4 निकल जाएंगे। ये अगर आप आंसर कर देते हैं कि 147 में कौन सी इनकम निकल रही है, फिट हो गया। अगर आप ये आंसर कर देते हैं वहां पे कि कौन से निकल रहे हैं तो बड़ा फिट हो गया आपका आंसर। और क्या चाहिए? फिर आपने फार्मूले भी बता दिए उनको, इंडिविजुअल और एएपी के डेट्स भी बता दी, तो मेरा ख्याल है फिट जबरदस्त है। मुझे और पॉइंट देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि 4C क्या होता है, 113 क्या होता है, 113C क्या होता है? चलो ठहरो, वो कहते हैं बच्चे मुझे ये बताओ 4C क्या होता है, 113 क्या होता है, 113C क्या होता है? क्या ये वाली इनकम भी शामिल होगी एडवांस के लिए या कंसीडर नहीं की जाएगी ये इनकम? आप कहेंगे होगी। 4C सुपर टैक्स कहा जाता है इसे, सुपर टैक्स ऑन हाई इनकम्स। ऐसे बंदे जो कि करोड़ों में कमा रहे हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स। ये टैक्स ईयर 2022 से ये इंट्रोड्यूस हुआ। मिनिमम टैक्स कहते हैं भाई लॉस हो गया तुम्हें, हाँ जी फिर भी मिनिमम टैक्स तो पे करो ना यार, मिनिमम टैक्स तो पे करो ना। टर्नओवर की बेस पे इतनी चीजें तो बेची थी ना, बाद में खर्चे ज्यादा कर ली, वो तो अलग बात है, लॉस हो गया। मिनिमम टैक्स, अगर मिनिमम टैक्स भी पे हुआ तो इस टैक्स को भी कंसिडर किया जाएगा। एक इंडिविजुअल है ना,
वो कहता है जी कि मेरी तो इनकम ही नहीं हुई, तो मैं नहीं भाई 4 पे जब तकसीम करें पिछले साल का टैक्स, चाहे वो 113 का पेड है, चाहे वो 113 का पेड है, टैक्स वो भी शामिल किया जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 माइनस डी पे करें ये वाला एडवांस टैक्स। आप ये नहीं कह सकते मेरा पिछले साल लॉस हुआ था तो मुझे वो वाला तो कोई टैक्स मैंने नॉर्मल तो पे नहीं किया था, भाईजान 113 का किया था एडवांस पे करें। 113C ये मैंने स्क्रीनशॉट एक शेयर किया था बुक का उसमें ग्रुप में। 113C और मैंने कहा था ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। आपको समझाएंगे 113 और 113C जिस तरह 147 पे पूरा लेक्चर हो रहा है ना, इन दोनों पे भी लेक्चर रिक्वायर्ड है। इन दोनों को इकट्ठा करके एक लेक्चर हो जाएगा कि ये भी किस पे लगता है किस पे नहीं लगता। एक हर कंपनी पे लगता है लेकिन फिर वो ये 147 पीछे रह जाएगा, तो ये दरमियान में तो उसको, लेकिन इतना आपको पता है कि मैं बताने के लिए कि ये वाली जो इनकम का आज ये जो टैक्सेशन है ना, इनको भी जफा डाला जाएगा, अकाउंट फॉर किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। ये नहीं कि लोग ये प्रीटेक्स्ट पे आ जाए तो हमारा कौन सा जनाब, कोई ये तो दूसरे वाले टैक्सेस हैं, ये चार्जेबिलिटी वाले थोड़ी है जिनको निकालने नहीं निकाला जाएगा, इसको भी शामिल किया जाएगा। अच्छा, एस्टिमेशन हो रही है, आप वो कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स को। टैक्स को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, फार्मूले लगा के इधर उधर करके पता चला कि भाईजान जो आपकी एक्चुअल टैक्स की लायबिलिटी है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वो बड़ी होने जा रही है जो 147 में आप कैलकुलेशन कर रहे हो उससे। हाँ नहीं, एक्चुअल आपने ज्यादा पे करना है, 147 के हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हो आप। पता चल जाता है टर्नओवर इस दफा बूम आ गया, चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो फिर एफबीआर कह रहा है कि सुनो, सेकंड क्वार्टर के एंड तक अंदाजा लगाओ, एस्टिमेट करो अच्छे तरीके से, सही अंदाजा लगाओ, और सही तरह अंदाजा लगाने के बाद देखो कि क्या ये वाला फेनोमेना तो नहीं है, कहीं तुम्हारी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो कि आपने रिटर्न फाइल करते हुए देनी है वो इसके हिसाब से कहीं ज्यादा आ रही है। तो कहते हैं फिर अंदाजा लगाने के बाद अगर ज्यादा आप समझते हो आ रही है तो उसको डिवाइड करो 2 के ऊपर, 50% निकल आएगा। तो कहते सेकंड क्वार्टर से पहले 50% फार्मूला को पीछे रखो, ये वाला पे करो, फार्मूला को पीछे रखो, पे कौन सा करो, ये वाला पे करो, और फिर बाकी जो 2 हैं वो तीसरी इंस्टॉलमेंट या तीसरे क्वार्टर के जो पे करना है इसको और इसको, और फिर बाकी फाइनल इधर कर दो। समझ आ गई कि नहीं आई? तो फार्मूले से कैलकुलेशन की, पता चला मेरी कैलकुलेशन की वजह से जो टैक्स मैं पे कर रहा हूँ इन क्वार्टर्स में वो थोड़ा कर रहा हूँ लेकिन हकीकत में ज्यादा पे कर रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं यहाँ रुको, फिर जो आपने एस्टीमेट लगाया उस एस्टीमेट की तरफ जाओ और दूसरे क्वार्टर के एंड से पहले ये अपना दिमाग क्लियर कर। उसमें सर फिर क्या डबल देना है मुझे पहले? नहीं, डबल क्यों देना है, वो पहला जितना पे करे वो तो माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, देना तो मसलन कि ये टोटल ये वाला देना है ना, सिर्फ एडवांस में 4 क्वार्टरों में पूरा करना है, सही है। तो जो फर्क होगा वो फर्क ही देना है ना, ये तो नहीं कि जो पहले दिया वो बात खत्म, दोबारा से नए सिरे से दें, नए सिरे से नहीं देना। आप समझते हैं कि यहाँ पे चलो इस तरह कर लो, यहाँ पे आपने हिसाब लगाया सेक्शन 147 में आया कि हर महीने हर क्वार्टर आप जमा कर दो 20 मिलियन। जब दूसरा क्वार्टर एंड हुआ ना, पता चला यार 20 मिलियन नहीं बनना, मेरा टैक्स की लायबिलिटी पूरे साल की बन रही है 100 मिलियन। इसका 50% क्या होता है? 50 मिलियन। मीनिंग देयर बाय के 2 क्वार्टर के एंड तक मुझे 50 मिलियन देना चाहिए था। मैं कितने दे रहा हूँ?
40 मिलियन। तो भाई जान दूसरे क्वार्टर में आप 20 तो पहले दे दिया था, दूसरे में 20 नहीं दोगे बल्कि समझ आ गई। तो इस तरह आपका 50 हो गया और अगले तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी आप फिर 25-25 करके जमा करवा दोगे। फिर आपने कंप्लाइंस पूरी की। 147 कौन सा सब सेक्शन है ये? कम बनने तो कम भी पे कर आगे आगे आना है ना यार, ये पॉइंट टू पॉइंट मुझे चले दो ना। जब लाइबिलिटी कम बन रही है तो फिर कम कर जाएंगे, और अगर ज्यादा पे कर दिए तो फिर रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे पॉइंट टू पॉइंट जो है ना। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो उनका काम होता है सिर्फ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। आप बीकॉम वाले मुझे बताएं सिक्योरिटीज क्या होती है, डिफाइन सिक्योरिटीज। बीकॉम वाले मुझे बताएं सिक्योरिटीज क्या होती है। हाँ जी, बीकॉम हाँ जी, शेयर्स हो गए, डिबेंचर हो गए। पहले तो आपने कहना है कुछ डेट सिक्योरिटीज होती हैं और कुछ स्टॉक्स होती हैं। डेट वो वाली होती है जिन पे इंटरेस्ट रेट होता है, और स्टॉक्स वो होते हैं जिन पे डिविडेंड मिलता है। उसका काम कर होता है इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करना। तो जो इस तरह सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना, तो उनका फिर टैक्स जो है, अगर वो अदर देन इंडिविजुअल है तो उनको इन्वेस्टिंग पर्सन कंसिडर किया जाएगा, और जो उनको गेन हुआ करेगा ना उसका वो बता रहा है कि अगर 6 महीने से कम पीरियड के लिए आपने सिक्योरिटी को अपने पास रखा और बेच दिया तो जो गेन होगा, गेन का 2%। अब मेरी बात सुन लो, एडवांस टैक्स अगर कोई बंदा काम सिर्फ कर रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, बंदा मीन पर्सन, सेक्शन 80 वाला, इसमें सारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल को बाहर निकाला उन्होंने, सही है। तो 147 वाला एडवांस टैक्स जो दे रहा है, देना तो है, लेकिन काम क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। कहाँ? शेयर्स वगैरह में। तो भाई जब वो सिक्योरिटी को बेचता है, बेच के कैपिटल गेन होता है, और जिस सिक्योरिटी को बेचा, कभी खरीदा भी था, उसको कितनी देर अपने पास रखा? ये 6 महीने से कम रखा। 6 महीने से कम रखा, गेन हुआ जी हुआ, तो गेन का 2% दे दो एडवांस में, और हर महीने देना है। ऐसे लोगों ने, ये हर महीना लिखा हुआ है, चेक करो, ये हर महीने देना है इन्होंने। क्वार्टर में है या मंथली है? ये ड्यूरिंग द क्वार्टर 21 दिन के अंदर आफ्टर क्लोज ऑफ ईच क्वार्टर। तो ठीक हो गया जी, सही है जी। हाँ जी। तो और अगर वो सिक्योरिटी जो थी, अब यहाँ पे इनकी डेट नहीं मेंशन की, इन पे ये वाली डेटें नहीं लगती। इनका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है कि भाईजान शेयर खरीदने के बाद बेचा, कितनी देर अपने पास रखा? जी मैंने 6 महीने से कम पीरियड के लिए रखा, 2% दे दो जो भी गेन हुआ उसका। कितनी देर रखा? मैंने रखा इसको 6 महीने से ज्यादा, गेन हुआ जी, गेन हुआ, दे दो 1.5%, इसका 1.5%। आप उसको ऐसे करना आफ्टर द क्वार्टर। हाँ जी, जब गेन हो गया, पूरे क्वार्टर के गेन इकट्ठे कर लिए। जब क्वार्टर एंड हुआ, यहाँ पे हमने वो खत्म कर दिया था, लेकिन 30 सितंबर 2023 को पहला क्वार्टर एंड हुआ। इस क्वार्टर के दौरान जितनी भी सिक्योरिटीज पे गेन हुआ, उनका देखो कि दो कॉलम बना लो। ऐसी सिक्योरिटी जो 6 महीने से कम पीरियड वाली थी, ऐसी सिक्योरिटी जो 6 महीने से ज्यादा वाली थी। सबका गेन, दोनों का गेन इकट्ठा कर लो, एक को 2% से मल्टीप्लाई कर लो, एक को 1.5% से कर लो, जितनी भी अमाउंट जो आप में चलान भर के पे कर दो। 147 का चलान भी है, हाँ जी, सिर्फ एक ही दफा है या हर मंथ? क्वार्टरली आफ्टर 21 days from the end of the quarter, and quarter is ending on 30th September, 31st December, 31st March and 30th June। तो ये एंड है क्वार्टर, और क्वार्टर के एंड के बाद 21 दिन, 21 कर लो, 21 अप्रैल जून वाला क्वार्टर के एंड के 21 दिन कह रहा है, तो 21 जुलाई
सही है। तो ये क्वार्टर एंड हुआ, उसमें जमा 21 दिन। ओके, अच्छा, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, घर बनाते हैं, बेचते हैं, जिनको बिल्डर्स भी कहा जाता है, और कुछ लोग प्लाट को रहने के काबिल करते हैं, सोसाइटियां काटते हैं, डेवलपर्स। तो बिल्डर और डेवलपर्स जो हैं उनका प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एडवांस टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और जमा कैसे होना है, जैसे यहाँ बताया गया है, वही ये वाली डेट्स, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ठीक हो गया जी। डेट्स यही होंगी, बिल्डर डेवलपर्स के लिए डेट्स यही होंगी। रेट क्या होंगे, रेट लिखे हुए हैं, अगर किसी ने देखना हुआ तो वो रेट देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 2B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2B में जाके देख ले रेट क्या होगा। तो जिसने रेट देखना है वहां से जाके देख ले। तो बिल्डर और डेवलपर्स के लिए उन्होंने अलहदा से मैकेनिज्म दे दिया कि इनका प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होगा, इनका सालाना टर्नओवर ये वो चीजें नहीं देखनी है हमने। इनका क्या करना है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होगा। रेट्स कौन से होंगे, रेट्स देखने तो पार्ट 2B फर्स्ट शेड्यूल में जाके देख लो जी भाई। और डेट किस डेट को जमा करवाना है, वही जो 5A और 5B, ये 5A और 5B की मैंने डेट्स लिखी हुई है, तो इस तरह जमा करवा देना है। अभी तक ओके है, चल। अब वो इनका क्वेश्चन आ गया, इनका क्वेश्चन आ गया कि सर ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पे आप कह रहे हैं एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज्यादा है जो कि एडवांस दे रहे हैं, लेकिन समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो है वो छोटी है 147 में, ये जो एडवांस लिए जा रहा है। कहता है ठीक है, अगर ऐसी है तो फिर तुम्हें मैं अलाउ करता हूँ कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पेश करने से पहले जितना तुम्हारा कम बनता है उतना कम जमा करवा लेना। लेकिन तुम 147 से कम जमा करवाने जा रहे हो ना, तो फिर वजूहात दोगे, फिर मुझे क्या करोगे, 4 चीजें बयान करोगे। वो कौन कौन सी हैं कि जब तुम्हें पता चला कि मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम है 147 में जो कैलकुलेट हो रही थी उसी फार्मूले के तहत, तो फिर क्या करोगे, तमाम पिछले क्वार्टर्स का जितने भी कंप्लीट हो गए हैं उनका टर्नओवर एफबीआर को बताओगे, कमिश्नर को। एक बात हाँ जी, लास्ट 4 ईयर का करना, 4 ईयर नहीं, क्वार्टर्स, जितने क्वार्टर मुकम्मल हो गए उनका टर्नओवर कमिश्नर को बताओगे कि जनाब मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, किससे, जो आप 147 में लेना चाह रहे हैं, मेरी कम आ रही है, तो मैं अब कम पे करूंगा, मैं 147 की पे नहीं करना चाहता। तो कमिश्नर कहेगा चलो ठीक है कर लो, लेकिन मुझे वजूहात बयान करो। नंबर 1, जो पिछले गुजरे हैं तुम्हारे क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर में आपको पता चल गया जी कि मेरी एक्चुअल लायबिलिटी कम आनी है, तो कहेगा पहले 2 क्वार्टर्स का टर्नओवर बताओ मुझे। फिर जो अगले क्वार्टर रह गए हैं उसकी एस्टिमेशन दो। तीसरा, वजूहात बयान करो कि क्यों तुम्हारा टर्नओवर डिक्लाइन पे जा रहा है। सही हो गया जी। और चौथा, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दो अपने एक्सपेंसेस के। ये 4 चीजें प्रोवाइड करो। आप चाहते थे ना कि सर ये इसका क्या होगा, तो मैंने कहा इसकी बारी आ लेने दो, इसकी बारी पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप अगर ये बढ़ भी सकती थी तो कम भी तो हो सकती है, लॉजिकल था आपका, तो ये कम हो जाएगी, तो फिर 4 वजूहात बयान करनी पड़ेंगी कमिश्नर साहब को, क्योंकि आप 147 का टैक्स नहीं देना चाहते, आप कम देना चाहते हैं। तो फिर आप ये बताएंगे कि आपका जो कंप्लीट हो गए हैं क्वार्टर, जो क्वार्टर कंप्लीट हो गए हैं, इनका टर्नओवर क्या था। टर्नओवर मैंने लिख दिया था ना क्या होता है। फिर एस्टिमेट क्या है आने वाले क्वार्टर्स का जो रह गए हैं, फिर वजूहात क्या हैं, और थर्ड इनके फोर्थ इनके सबूत भी दे दो एक्सपेंसेस के।
अच्छा, फिर ऐसा भी होता है यार कि कंपनी और एओपी के केस में, कह रहे हैं ध्यान से सुनो, किसके केस में? कंपनी और एओपी के केस में सम टाइम ऐसा भी होता है कि उनका टर्नओवर नहीं होता पिछले साल का टर्नओवर नहीं होता। कब नहीं हो सकता? नहीं बनी हो। सम टाइम ये पिछले 2-3 साल बंद भी रही हो। इस साल क्या फिर 147 को उसने टैक्स ही नहीं देना, क्योंकि जो रेट निकलना था टैक्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर था ना, A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय C माइनस D। वहां B और C क्या है? B पिछले साल का टैक्स और C पिछले साल का टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय इस क्वार्टर का टर्नओवर माइनस D, यही था। तो अगर उनमें से वो टर्नओवर ही नहीं है तो इसका मतलब वो टैक्स ही नहीं देगा, क्योंकि अगर टर्नओवर नीचे 0 लिख दिया, 0 डिवाइडेड बाय वो तो सारा 0 हो गया ना, 0 हो जाएगा ना, और 0 को टर्नओवर से मल्टीप्लाई किया वो भी 0 होगा, और माइनस D कर दिया तो फिर तो हमने कुछ भी नहीं देना ना। तो फिर वो यहाँ समझा रहा है, कह रहा है सुनो फिर क्या करना है। फिर कहता है कि फिर तुम बेस्ट एस्टिमेट करोगे कि क्वार्टर का क्या है, और एस्टिमेट करके ना फिर अकॉर्डिंगली तुम टैक्स पे करो। बेस्ट एस्टिमेट करके उसके हिसाब से क्वार्टर का टर्नओवर क्या होगा और चीज़ें देख के फिर आप जो है वो टैक्स रेट कैलकुलेट करोगे। और इसमें फिर वो कहता है कि ठीक है वो चीज़ हम नोट नहीं करते, 113(4)C और 113C का दोबारा से ख्याल रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बस वो आगे जो मोटी बात थी वो कोई नहीं रही। आगे फिर वही कहता है कि जिस तरह बोर्ड ने प्रोवाइड किया हुआ है तरीकाकार उसको फॉलो किया जाएगा। टैक्स अगर आपने 147 का टैक्स पे किया हुआ है, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने लगे हैं 114 में जाकर, तो उस वक्त जब आप 114 में अपनी इनकम वगैरह करते हैं आपका टैक्स पेएबल निकलता है वहां पे। तो जब आपका टैक्स पेएबल निकल आता है ना तो आप कहते हैं मैंने अब नहीं देना, मैंने 147 का दे दिया था पहले, इसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट मिल गया। किसका? जो कि आपने पहले पे कर दिया था, तो ये टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा इसका। अब उसने हमें ना सीक्वेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट के बारे में बताया। सीक्वेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट 9 में बताया, सब सेक्शन 9 में कि सीक्वेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट क्या होगा। लिखा हुआ है कहते हैं कहां से जाके देखो सीक्वेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट, बताओ कहां से देखना है जाके। सेक्शन 4 किसको डील करता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि चार्जेबिलिटी को डील करता है कि टैक्स किस पे चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3, इसमें उसने बताया है कि भाई जो टैक्स क्रेडिट तुम लेते हो ना, ये मैं कह रहा था टैक्स क्रेडिट ले लेना, उस टैक्स क्रेडिट की तरतीब क्या होती है, उस टैक्स क्रेडिट की सीक्वेंस क्या होती है, कि किस तरतीब में किस सीक्वेंस में टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। तो बताएं जी, सबसे पहले जब टैक्स क्रेडिट टैक्स लायबिलिटी बन जाती है तो टैक्स क्रेडिट सबसे पहले 103 का होता है जी सर। उसके बाद पार्ट 10 का, चैप्टर 3 का जी सर। उसके बाद 147 का, और अब मुझे सारे किताबें बंद करो। अब मुझे बताओ ये कौन सा है, अब मुझे बताओ ये क्या है, अब मुझे बताओ ये क्या है। जब टैक्स क्रेडिट लेना है ना, टैक्स की लायबिलिटी बन गई, जैसे मैंने कहा था कि जी कंपनी ने 200 मिलियन टैक्स देना है। कंपनी कहती है मैंने टैक्स पहले पे किया हुआ है, उसके टैक्स क्रेडिट दें। कहते ले लेकिन कुछ तरतीब फॉलो करनी है ये वाली। आप बताएं कि सबसे पहले ये क्या होगी? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वेरी गुड, शाबाश, छा गए हो यार आप तो। आपकी तरफ से चाय पीने वाली बन गई है। एडवांस है, मैं कल और लेकर आऊंगा। चलो यार, लेकिन वेरी गुड, अच्छा आंसर है। ये बताओ ये कौन सा है? पार्ट
पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 पार्ट फाइन साहब इधर से आंसर आ रहा है किसी का ऑनलाइन? टैक्स क्रेडिट है। टैक्स क्रेडिट सेक्शन 61 टू सेक्शन 65 आखिरी पार्ट ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 3 का आखिरी पार्ट, पहले ये वाले टैक्स क्रेडिट फिर ये वाले टैक्स क्रेडिट, 147 यही वाला और 161 वही 149 से लेकर 6 से तक। आप पता चला आपको सीक्वेंस कौन सी होती है टैक्स क्रेडिट मिलने की? ठीक हो गया। चलो और मैं सेक्शन में देख लेता हूँ और क्या है। आज आपको सेक्शन 147 एक तगड़ा सेक्शन था, वो हमने कोशिश की कि आपको लेके चलें उसमें, और इसमें और कुछ नहीं है। 147 को हमने हर एंगल से हर तरीके से, और ये एक बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है कंसल्टेंट्स के लिए, फ्यूचर टैक्स इंस्पेक्टर्स के लिए, करंटली सर्विंग एफबीआर एम्प्लॉइज के लिए कि भाईजान सेक्शन 147 होता क्या है। इसमें आपने इनकम कैसे कैलकुलेट करनी होती है, कौन सी इनकम को निकालना होता है, इंडिविजुअल का एडवांस इनकम टैक्स 47 में कैसे 147 में कैलकुलेट करना है, एओपी और कंपनी का कैसे करना है, अगर बिल्डर और डेवलपर है तो कैसे करना है, और अगर इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा रहा है स्टॉक से तो फिर कैसे कैलकुलेट करना है, उनकी डेट्स क्या क्या है पेमेंट की, ये सारा हमने इसमें देखा 147 में। हाँ जी सर, इसमें जो सेक्शन 147 का जो 5C है ना, 5C लास्ट 2 प्रोविजंस में से लास्ट वाली प्रोविजन और प्रोजेक्ट हो गया ना ये 6 से पहले है। हाँ पढ़ लिया इसमें। प्रोवाइजो कह रहे हो आप? जी सर। हाँ तो वही 5 और 5 ये के मुताबिक पे करना है। 5 और 5 ये हो गया। 5 ये 5 का है, ये किस डेटें 5 की हैं और ये 5 एक ही हैं। उससे नीचे से वो 7 और 10 का भी कुछ है। हाँ प्रोवाइडेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7 to 10 शैल अप्लाई, तो ये 7 और 10 आगे जो थी ना वो सिंपली उसी तरह अप्लाई हो जाएंगे, और 7 और 10 वही है कि फॉर्मेट वही होगा, तरीकाकार वही होगा। बोर्ड फर्दर भी सिस्टम स्पेसिफिक कर सकता है, टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और अगर टैक्स ज्यादा पे हो गया तो रिफंड मिल जाएगा सेक्शन 170 में जाके। तो ये सिंपली वो कह रहा है कि वो बाकी सारी उसी तरह अप्लाई हो जाएंगी। अगर वो बिल्डर और डेवलपर ज्यादा टैक्स दे देता तो फिर क्या होगा, 10 लग जाएगा जी। अच्छा टैक्स क्रेडिट उसने लेने हैं तो कैसे लेगा, 9 लग जाएगा जी सब सेक्शन। ठीक है जी, ये सिंपल है, उसमें कोई ऐसी आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो 147 इज ओवर। 147 को हम रखते हैं साइड पे। अब हम करते हैं 147A। अब अगर तो जो बच्चा इसको पढ़ लेगा, हाँ जी सर वो 2 क्वेश्चन किए थे, एक तो विद एडवांस टैक्स जो है वो आर्टिकल डेफिनेशन क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन। तो इसकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एडवांस टैक्स की डेफिनेशन, मेरा नहीं ख्याल डेफिनेशन क्लास में सेक्शन 2 में पढ़ ले, अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है, मैंने आपको पूरे मैकेनिज्म के बयान अब आप करें, और मैंने बयान करके भी बता दिया। तो स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर देख लेते, देखिए जी अपनी अपनी किताबों में एडवांस इनकम टैक्स डिफाइंड है, कहाँ पे नहीं है। तो बेटा ये अब जैसे मैंने बताया है इसको पढ़ें और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक प्रोनाउंस करें। कि आपसे पूछता है एडवांस इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 147 क्या है। आपने जी हर वो बंदा जो कि इनकम कमाता है सिवाय इन इनकम के वो टैक्स देगा क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। अगर इंडिविजुअल है तो उसका अलहदा तरीकाकार है, अगर एओपी और कंपनी है तो उसका अलहदा तरीकाकार है। इनकी डेट्स भी अलहदा है, इनके फार्मूले भी अलहदा है। कुछ इनकम्स को एक्सक्लूड किया जाता है, वो बता देना, और आगे फिर पॉइंट बाय पॉइंट अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है 147 से फिर क्या होगा, अगर टैक्स लायबिलिटी कम है 147 से फिर क्या होगा, अगर बिल्डर और डेवलपर होगा तो फिर कैसे होगा, अगर इन्वेस्टमेंट वाला होगा तो फिर कैसे होगा। ये सारा फिर अब आपने खुद अपने अल्फाज बनाने हैं। ये अब आपने प्रैक्टिस खुद करनी है, शीशे के सामने खड़े होके जो है वो मैंने बता दिया आपको, और जो पूछा जा सकता है वो हर तरीके से मैंने डिस्कस कर लिया।
चले फिर भी अगर जी जी एक और बच्चे ने क्वेश्चन किया कि डिफरेंस क्या है एडवांस टैक्स में और विद होल्डिंग में। बच्चे विद होल्डिंग जो है, विद होल्डिंग का एक अलहदा मैकेनिज्म है और एडवांस इनकम टैक्स का एक अलहदा मैकेनिज्म है। विद होल्डिंग एजेंट कर रहा होता है, उसमें जो आपको पेमेंट कर रहा होता है वो विद होल्ड करता है। यहाँ आप खुद कैलकुलेट करके खुद जमा करवा रहे होते हैं, आप अपनी कैलकुलेशन खुद करते हैं, खुद करने के बाद FBR को चलान भर के जमा करवाते हैं। दूसरी तरफ विद होल्डिंग 149 की देख लो, आपका एम्प्लॉयर आपको तनख्वाह देने से पहले आपका एम्प्लॉयर आपकी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करता है, साल की 12 पे डिवाइड करता है, हर महीने की तनख्वाह से उतनी काट लेता है, रोक लेता है और FBR को जमा कर। तो इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 एंड विद होल्डिंग आर नॉट? इसी तरह डिविडेंड, अगर आप जिस कंपनी में शेयर्स लिए हुए हैं वो डिविडेंड देने से पहले आपका नाम चेक करती है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, है 15% नहीं है 30% विद होल्ड कर लेती है। तो यही डिफरेंस है। 151 प्रॉफिट ऑन डेट, वो भी कुछ ऐसे ही था कि आपका बैंक आपके अकाउंट में आपके इंटरेस्ट की अमाउंट को क्रेडिट करने से पहले देखता है आप एक्टिव है नहीं है। एक्टिव है 15 नहीं तो 30 होल्ड करता है, FBR को जमा करवाता है, बाकी 70% आपके बैंक में आपको क्रेडिट कर देते हैं। सो दिस इज द विजिबल डिफरेंस बिटवीन एडवांस इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 147 एंड व्हाट एंड विद होल्डिंग। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक बात जो है वो ठीक है। आगे बढ़ाते हैं सिस्टम को। 1 आवर हो गया लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा 1 आवर और चल जाते हैं, 1 आवर और चल जाते हैं। 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं पानी पीने के लिए और उसके बाद फिर फौरन कंटिन्यू करते हैं। सही है ना? तो आज मिले हैं तो कुछ कर लें। फहीम साहब इन्हें 5 मिनट की ब्रेक का कह दें और उसके बाद इसको बंद कर दें।